दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे प्रमाण के साथ देखेंगे कि 950 ईस्वी के बाद से पैदा हुए ब्राह्मणी राजपूत गठजोड़ ने पूर्वकालीन सम्राटों द्वारा निर्मित बुद्ध मार्ग के साथ साथ उन तमाम बौद्ध स्थलों में स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाली बौद्ध मूर्तियां या बौद्ध प्रतीकों वाली सम्यक पहचान को नष्ट करते हुए उन्हें अपनी एक नई काल्पनिक पहचान में कैसे परिवर्तित कर दिया है। दोस्तों, आज उसी पहचान को सभी लोग वैदिक पहचान और वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही जिस पहचान को ब्राह्मण राजपूत गठजोड़ रूपांतरित नहीं कर पाया, उन सबों को मुगल के कंधे पर बंदूक रखते हुए नष्ट करना और करवाना शुरू कर देता है। और इसी में से एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नालंदा विश्वविद्यालय का, क्योंकि दोस्तों यह सम्यक संस्कृति यानी कि बौद्ध काल में उच्च शिक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। आज के समय में बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान विश्वविद्यालय के अवशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सम्यक संस्कृति व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा के विषय में बहुत कुछ लिखा है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि सहस्त्रों छात्र यानी कि हजारों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान यहाँ पर करते थे। इतना ही नहीं, इत्सिंग ने भी लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, बर्मा, मलेशिया, लंका जैसे अन्य देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद यही विद्यार्थी विदेशों में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते थे। और एक बात की जानकारी आपको और दे दूं कि यह विश्व का पहला पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय भी था। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही सुनियोजित ढंग से और बहुत ही बड़े क्षेत्र में बना हुआ था। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का भी एक अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मेन गेट था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर भी थे। दोस्तों, इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे और इनमें लेक्चर हुआ करते थे। कहने का मतलब कि अध्यापक पढ़ाया करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी थी। दीपक, पुस्तक ये सब रखने के लिए आले बने हुए थे। दोस्तों, प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना हुआ था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, प्रत्येक मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थीं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि उस समय जो मंदिर थे उसमें किसी और की नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की ही मूर्ति हुआ करती थी, जिसकी लोग पूजा करते थे और भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग का पालन करते थे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि सम्यक काल की इतनी भव्य और ज्ञानप्रद विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने धावा बोलकर नष्ट क्यों किया था। अब यहाँ पर एक बात आपको क्लियर और कर दूं कि नष्ट करने के समय पर कुछ लोगों की मान्यता 1199 ईस्वी है तो कुछ लोगों की मान्यता 1203 ईस्वी है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि उस तुर्की को इस सम्यक ज्ञान स्थली से क्या नफा नुकसान रहा होगा।
आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों, बख्तियार खिलजी तुर्क से चलकर दिल्ली आता है और इसके तुरंत बाद वह नालंदा आता है। तो सवाल यह आता है कि इसका विरोध करने सेन वंश का कोई शासक या प्रशासक क्यों नहीं आता है। एक बात और, तुर्की से नालंदा कोई सटा हुआ क्षेत्र भी तो नहीं था। उसके बीच में कई छोटे छोटे राजपूत रजवाड़ों का राज्य भी था। इन लोगों को विरोध तो करना चाहिए था, लेकिन दोस्तों इनके विरोध का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। दरअसल साथियों, बख्तियार खिलजी मूल रूप से आज के दक्षिणी अफगानिस्तान के एक तुर्की जनजाति खलाज के परिवार में पैदा हुआ था। अब भला एक परदेशी को नालंदा बिहार जलाने में क्या रुचि हो सकती है। हालांकि उन तुर्क लुटेरों को तो सिर्फ धन की लूट करने में ही रुचि रहती थी। दरअसल यहाँ पर पूरी बात यह है कि स्थानीय शासक और उसके जमींदार और चमचे, जो कि सम्यक परंपरा यानी कि बुद्धिस्ट कल्चर के खिलाफ थे, उन लोगों ने बख्तियार खिलजी को नालंदा महाविहार पर आक्रमण करने, जलाने और हजारों शांति प्रिय बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने के लिए मोटिवेट किया था। दोस्तों, बौद्ध पुस्तकों को जलाने से उसे कोई फायदा नहीं था। फायदा सिर्फ वहां के ब्राह्मणी परंपरा के शासक और उनके अनुयायियों को था। दोस्तों, आज के बिहार और बंगाल वाले भाग पर 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल की सत्ता थी और इसी के तुरंत बाद इस क्षेत्र की सत्ता सेन वंश के कब्जे में हो गई थी। यानी गोविंद पाल को पराजित करते हुए सेन वंश ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। दोस्तों, सेन वंश ब्राह्मण जाति का शासक था, जिसने अपने कार्यकाल में ब्राह्मणी मान्यता अनुसार सबसे ज्यादा मंदिर बनवाने या पूर्व की खड़ी बौद्ध मठ को ब्राह्मणी मतानुसार रूपांतरित करने का काम किया था। अब आप लोग खुद सोचें कि उस समय नालंदा क्षेत्र का शासक लक्ष्मण सेन, जो कि ब्राह्मणी वंश का शासक था, महाविहार 6 महीने तक जलता रहा, लेकिन उसे बुझाने का प्रयास नहीं किया गया। बौद्ध भिक्षु तो मार ही दिए गए थे। स्थानीय जमींदार और राजा द्वारा आग बुझाने से लेकर आचार्य, प्राचार्य या बौद्ध भिक्षु को भी बचाने की प्रयास की कहीं चर्चा नहीं मिलती है। अब दोस्तों, आप पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि महाविहार क्यों जलाया गया था। दोस्तों, अब इस सेन वंश के कार्यकाल में कोई विश्वविख्यात ज्ञान स्थली को तोड़ने विदेश से आता है या उसे बुलाया जाता है, इसके बारे में अब ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे यहाँ पर एक किताब तबकात नासिरी के लेखक मिन्हास सिराज, जो कि 1210 के आसपास थे, वे लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उसकी बीमारी को ठीक करने का दावा एक ब्राह्मण वैद्य ने किया और शर्त के रूप में महाविहार को जलाने की मांग रखी। जब उसकी दवाई से बख्तियार खिलजी ठीक हो गया तो शर्त पूरी करने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया। दोस्तों, ये तो रही इस किताब के जरिए मिले हुए एविडेंस की बात, लेकिन इसी विश्वविद्यालय पर निश्चित एजेंडा के तहत लिखने वाले कुछ भारतीय इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने के पीछे का जो कारण बताते हैं, उनको भी आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, इन लोगों के अनुसार एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसके हकीमों ने इसकी काफ़ी चिकित्सा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद शाखा के प्रधान राहुल श्री भद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी गई, लेकिन बख्तियार खिलजी ने इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी भारतीय दवा का उपयोग नहीं करेगा और अगर वह स्वस्थ नहीं हुआ तो प्रधान वैद्य को मौत की नींद सुला देगा। अब रात भर आचार्य इसके बारे में सोचते रहे और सुबह होते ही उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान के इतने पन्ने आप रोज पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। वैद्यराज राहुल श्री भद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के किनारों पर एक औषधि का लेप लगा दिया था। अब वह थूक के साथ केवल 10-20 पृष्ठ चाट गया और स्वस्थ हो गया, लेकिन खिलजी का घटियापन अब उबाल मारने लगा और अपने ठीक होने की खुशी छोड़ उसे जलन होने लगी कि उसके हकीमों से इन भारतीय चिकित्सकों का ज्ञान महान क्यों है।
अब इसके बाद धर्म में अंधे इस मुस्लिम शासक ने बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का आसान मानने के बदले सन 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। दोस्तों, यहाँ पर एक एजेंडा के तहत लिखने वाले लेखक और उस मत के वाहक लोग यहाँ पर जवाब दें कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की बात तो आपने कहानी बनाकर बता दी, लेकिन उसी नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय के ठीक बगल में 2 और विश्वविद्यालय थे, जिनका नाम उदवंतपुरी और तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय था। अब उस विश्वविद्यालय को कौन और क्यों जलाया, इस पर भी तो कोई कहानी सुनाते। ठीक इसी प्रकार बिहार राज्य में भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय को कौन और क्यों जलाया, इस पर कोई कहानी सोचे हैं या नहीं। केवल एक विश्वविद्यालय नालंदा को जलने की कहानी तो बना दी आप लोगों ने, लेकिन भारत में ऐसे और भी कई विश्वविद्यालय थे जहां भगवान बुद्ध के मार्ग की शिक्षा दी जाती थी। उन सारे विश्वविद्यालयों को नष्ट करने के लिए कौन मुस्लिम आक्रांता भारत आया था, इसका भी जवाब आप लोगों को देना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन बौद्ध स्थलों के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी बौद्ध मठ या बौद्ध मंदिर हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में उस पर अलग अलग संप्रदाय के लोगों का कब्जा हो चुका है। अब वे बौद्ध मठ यानी कि बौद्ध मंदिर कौन कौन से थे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी का दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है आपका, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।